गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे जस्टिस तक चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत में होंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश कोर्स में हम लोग छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि जो कोर्स होते हैं उनमें जो वेकेशन बेंच होती है वो हमेशा चालू रहती है, चाहे वो कैट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो सेशन कोर्ट भी ग्रीष्मकाल में भी खुला हुआ रहता है। एनीवे, आज हम आपको टेक्निकल जो छोटी छोटी चीज हैं, दो दो चीजों की जानकारी देंगे। वो एनटीटी के अभ्यर्थियों से भी रिलेटेड है और आम जनता जो है, आम पब्लिक, उसके लिए भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, क्योंकि आप लोग अब कानूनन लड़ाई लड़ रहे हो और कानूनन लड़ाई लड़ने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि जो भी हम, चाहे वो केस दायर करते हैं, एसएलपी दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन चीजों की जानकारी रहना बहुत जरूरी है। सेशन कोर्ट में हम जो दायर करते हैं उसको कहते हैं वाद, इस्तगासा। जैसे आप कोई मानहानि के लिए प्रकरण ले जाते हैं, या सपोज करिए पुलिस आपके रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो सेशन कोर्ट होता है वहां पर जाकर के और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर जिला सेशन कोर्ट, वहां पर जाकर के जो एप्लीकेशन देते हैं उसको मित्रों वाद कहते हैं या उसको इस्तगासा कहते हैं। ट्रिब्यूनल होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसमें हम कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं उसको ओरिजिनल एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ओए। और उसके ऊपर अगर कोई छोटी मोटी चीज जैसे कोई पेपर लगाना है उसमें, या कोई और उसमें इंट्रीम आदेश के लिए एप्लीकेशन लगाना है, तो उसको एमए कहते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन, विविध याचिका, विविध प्रार्थना पत्र। हाईकोर्ट में जब हम जाते हैं तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने बहुत से इवन कानून के जो स्टूडेंट हैं या कानून के जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं उनको भी कहते हुए देखा है डबल बेंच। डबल बेंच नाम की कोई, जबकि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, डबल बेंच नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो मेहरबानी करके, जब हमको बड़ा अटपटा लगता है जब कानून के लोग इसको डबल बेंच कहते हैं। देखिए मित्रों, एक होती है सिंगल बेंच जिसको कहते हैं एकल पीठ, केवल एक जज उसमें सुनवाई करते हैं, एक सदस्य होते हैं उसमें। जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें जजेस नहीं होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स होते हैं, सदस्य। एक न्यायिक सदस्य होता है और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होता है, या टेक्निकल मेंबर होता है, कहीं कहीं उसको टेक्निकल मेंबर भी कहते हैं, तकनीकी सदस्य। तो वहां पर जजेस नहीं होते हैं, वो होते हैं मेंबर्स, सदस्य। और जब हाईकोर्ट में चले जाते हैं हम, तो वहां पर जो है सिंगल बेंच होती है जिसमें एक जज सुनता है, तो वहां पर जज बोलते हैं, उसको कहते हैं सिंगल बेंच यानी एकल पीठ। और जो एकल पीठ के फैसलों को हम आगे चुनौती देते हैं तो उसको कहते हैं मित्रों खंडपीठ, यानी डिविजनल बेंच। आप मेहरबानी करके आगे से, मेरे भी जो विद्यार्थी हैं, मेरे भी जो अभ्यर्थी हैं, वो भी मेरे को कई बार डबल बेंच शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं कई बार बीच में कहता भी हूँ कि डिविजनल बेंच, लेकिन फिर भी वो वहीं पर आकर के और डबल बेंच कहते हैं। तो कानूनन रूप से जब हम इसको बोलते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है हम जैसे लोगों को, इसलिए मेहरबानी करके आगे से आप ध्यान रखिएगा, डिविजनल बेंच उसको कहते हैं खंडपीठ। और तीसरा होता है फुल बेंच। इसके ऊपर 3 जजों की बेंच होती है, 3 जजों की, उसका कोई इस तरह का कोई नाम नहीं है, लेकिन 3 जजों की बेंच, थ्री थ्री जजेज बेंच। और उसके ऊपर 3 के ऊपर जो होते हैं 4, 5, 6, उसको कहते हैं फुल बेंच। इस तरह ये चलता है मामला। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। हाई कोर्ट में कहते हैं रिट, डब्ल्यूपी, रिट पिटीशन। रिट पिटीशन याद रखिएगा, दया याचिका। हम लोग अपने अधिकार पूर्व नहीं जाते वहां पर, हम लोग एक तरह से याचक बन के जाते हैं। ये सिस्टम है, सिस्टम को वी हैव टू फॉलो। और रिट पिटीशन जब हाईकोर्ट में खारिज हो जाती है या दूसरा पक्षकार जाना चाहता है,
तो उसको कहते हैं मित्रों SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। ये आर्टिकल 136 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दायर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी यदि कोई प्रक्रिया के तहत हम आगे चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन, और रिव्यू पिटिशन के ऊपर भी एक पिटिशन होती है, उसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। उसको 5 जज सुनते हैं। क्यूरेटिव पिटिशन लगाने के लिए हमको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लगाना पड़ता है कि यस इस प्रक्रिया में दम है। एक्सपर्ट ओपिनियन कौन होता है? कोई भी माननीय जो अधिवक्ता गण होते हैं एक्सपर्ट, वो लिख के देते हैं कि यस, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू दिस केस एंड इसमें दम है। इसी प्रकार से आप लोगों की जो एंटिटी के अभ्यर्थी हैं उनकी जो एकल पीठ से निर्णय हुआ है 29 पन्ने का जजमेंट, जो NCTE वाले हैं वो सिंगल बेंच में हम लोग जीत गए हैं, यानी एकल पीठ। और सरकार ने उसको कहां पर चुनौती दे रखी है? डिविजनल बेंच में, डबल बेंच में नहीं। डिविजनल बेंच ने वो केस 25 मई को लगा था। 25 मई को उसमें मित्रों अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, कई कैंडिडेट मेरे से पूछते रहते हैं, अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है उसमें। जुलाई के सेकंड वीक में उसको केवल एडमिट करने के लिए, यानी हियर करने के लिए एक जो कोर्ट है वो एग्री हो गया है कि वी एडमिट दिस पिटिशन स्पेशल, उसको कहते हैं स्पेशल रिट बोलते हैं उसको, स्पेशल रिट दायर करिए उसमें। कहीं पर उसको रिट पिटिशन बोलते हैं, कहीं पर उसको स्पेशल रिट पिटिशन भी कहते हैं। इसलिए आपको कहीं टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुलाई के सेकंड वीक तक आप वेट करिएगा, उसमें जो भी फैसला आएगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो NCT के कैंडिडेट हैं या जो NCTE वाले हैं जिन्होंने रिट दायर नहीं करी है और जिनका सर्टिफिकेट NCT से मान्यता प्राप्त है, आप जो है अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। अभी भी हमने 3-4 दिन पहले ही 4-5 कैंडिडेट्स की रिट जो है उसमें लगाई है। वो सिंगल बेंच में जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज कई कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है, अभी भी हमने जो रिट लगाई है उसमें भी हमारे एक दिल्ली के साथी हैं, बार बार हमको मैसेज करके और थोड़ा सा क्यूरियसिटी जिसे कहते हैं, क्यूरियसिटी होनी भी चाहिए और हमारा दायित्व भी है कि हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें। जैसे मैंने अभी 4 कैंडिडेट्स की रिट लगाई है, उस कैंडिडेट में जो पहला नाम, सपोज करिएगा हम 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि पहला जो नाम है उसमें मिस्टर X है। अब और बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं Y Z A ये होते हैं उसमें अदर्स में आते हैं। तो रिट जो दायर होती है उसके ऊपर एक कैंडिडेट के दस्तखत होते हैं हर पन्ने के ऊपर, और एफिडेविट जो लगता है वो केवल एक कैंडिडेट का लगता है। वकालतनामा पे चारों के सिग्नेचर होते हैं, 4 यदि हम दायर करते हैं तो 5 है तो 5 के दायर होते हैं। लेकिन जो रिट में फर्स्ट कैंडिडेट होता है, नाम पूरी रिट में सबके होंगे, जैसे पूजा वर्सेस पूजा, अनीता, सुनीता, रितु, वट एवर इट बी, कोई भी नाम है, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। लेकिन जब उसमें हम ऑनलाइन देखेंगे उसको डायरी नंबर मिलता है, उस डायरी नंबर में जो नाम आता है वो फर्स्ट कैंडिडेट का आएगा। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट सपोज करिए X है तो उसमें X का नाम लिखा हुआ आएगा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जब रिट पिटिशन का नंबर डल जाता है और तब हम ऑनलाइन जाते हैं हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो चारों कैंडिडेट्स का नाम आने लगता है। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिट जो होती है हाईकोर्ट में या उसमें हर पन्ने के ऊपर कैंडिडेट के दस्तखत होते हैं, सभी कैंडिडेट के दस्तखत नहीं होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट एक नंबर पर जिसका नाम होता है उसके दस्तखत होते हैं। और जो एक रिट के ऊपर एफिडेविट लगता है और एक डॉक्यूमेंट का एफिडेविट लगता है लास्ट में, उस पर फर्स्ट वाले कैंडिडेट की दस्तखत होते हैं। उसमें लिखा रहता है आई एम वन ऑफ द पिटिशनर्स, आई एम वन ऑफ द पिटिशनर्स। तो वो सारे पिटिशनर्स के बिहाफ पे एक आदमी उसके ऊपर दस्तखत करता है। तो जनरली जब हम ऑनलाइन उसको ओपन करके देखते हैं तो उस कैंडिडेट का ही उसमें नाम आता है, मिस्टर X वर्सेस सो एंड सो, या मिस, सपोज करिए मिस, कहते हैं 2 मिनट के नाम ले, किसी का पर्टिकुलर नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, सपोज करिए कहते हैं मिस कलावती, उसमें नाम आ जाता है, तो मिस कलावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। और उसमें बाकी जब हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें 1 2 3 4 जितने भी नाम है उन सब के नाम उसमें आते हैं। तो इसमें किसी प्रकार के से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप वकील के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जब वकालतनामा जो होता है उसमें सबके दस्तखत होते हैं। वकालतनामा पे सबके एक ही वकालतनामा भी दस्तखत हो सकते हैं या अलग अलग पर भी हो सकते हैं।
जैसे सपोज करो कोई दिल्ली से आने में असमर्थ है हमारे पास में, तो नेट से वकालतनामा निकाल करके दस्तखत करके हमारे पास भेज देते हैं, तो उनका जो वकालतनामा लगता है वो उसमें फिर सेपरेट हो जाता है, और हमारे ऑफिस में आके जो दस्तखत करते हैं 1 2 3 एक साथ कर देते हैं। मेरा भी एक परम कर्तव्य है आपको बताना। और दूसरा, बाकी जो लोग हैं जो दायर करते हैं उनका मैं आह्वान करना चाहूंगा। कई लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स के दस्तखत खुद ही कर लेते हैं, वकालतनामा के ऊपर भी और रिट पिटीशन के ऊपर भी। मैं कभी ऐसा नहीं करता और ना ऐसा करना चाहिए। हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए अपने डीलिंग्स में। यदि आपको आना है दिल्ली से तो आना है, या फिर कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि आप दिल्ली से दस्तखत करके जो भी चीज होती है साइन करके, एफिडेविट पे भी साइन हो सकते हैं, ग्रीन पेपर पे पेपर लगते हैं, वो सब हो सकता है। बट उस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आपको हमारे ऑफिस में आकर के और सिग्नेचर करनी पड़ती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ, उसमें कैंडिडेट है बेचारे परेशान हो गए कि मेरा तो नाम ही नहीं है रिट में, मेरा तो नाम है। भाई आपका नाम फर्स्ट नंबर पर नहीं है इसलिए नहीं है। यदि आप यहाँ आकर के दस्तखत करते हो और आप कहते हैं मेरा नाम फर्स्ट नंबर पर डाले, आपका नाम फर्स्ट नंबर पर डल जाता। ऐसे होता है। इसको ये टेक्निकल चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आप चिंता न करें और रिट जरूर दायर कर दें, अदरवाइज तो कल को कोर्ट पूछेगा वेयर यू वर। अगेन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, जो लोग एलिजिबल हैं आप कृपया रिट दायर कर दें, बेटर यही रहेगा। क्योंकि जो फैसला होगा फाइनली डेफिनेटली सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट प्रायोरिटी के ऊपर सपोज करिए उनको ही नौकरी देने लग जाए, तो आप लोग परेशान हो जाओगे, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में हम उस फैसले को आपकी रिट के साथ लगा के और माननीय कोर्ट को कह सकते हैं कि सर दिस इज सिमिलर केस और सिमिलर जजमेंट मेरे ऊपर भी लागू होता है। तो डेफिनेटली बिना सुने, केवल 2 4 डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन किए हमसे एक एश्योरेंस लेकर के और आपके फेवर में जजमेंट दे दिया जाएगा। ऐसा कई बार हो चुका है, कई केसेस में हुआ है, इसी में हुआ है, सिंगल बेंच वाले केस में, जोधपुर में भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, ऐसे ही होगा। सो इट्स अप टू यू एनीवे। ये तो ये बात हो गई। एक चीज हम बताना चाहते थे कि कई कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि सर हम कोई भी प्रकरण हो जाता है, चाहे दहेज का प्रकरण है, चाहे इवन आपकी गवर्नमेंट का एनसीटी का प्रकरण है, चाहे एनटीटी का प्रकरण है, या सपोज करिए कहीं आप जीत गए हैं, या कोई घरेलू हिंसा हो गई है, या कोई दहेज का प्रकरण हो गया है, या किसी के साथ छेड़छाड़ हो गया है, झगड़ा हो गया है, और आप पुलिस में जाते हैं और पुलिस जो है आपकी रिपोर्ट दायर नहीं करती है, तो मित्रों आप उस कंडीशन में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। यस, परेशान होने वाली बात है। पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है नॉर्मली। 99% केसेस में पुलिस ये चाहती है कि साला कोई मुकदमा हमारे यहाँ पर दायर ही ना हो, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, रोज नामचा में उस चीज को चढ़ानी पड़ती है और फिर आगे उसको कार्रवाई करनी पड़ती है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि पुलिस आपकी एप्लीकेशन को नहीं ले रही है, आप आ जाइए, सैकोसन नम्र निवेदन हाथ जोड़ करके एक एप्लीकेशन जो आपने बनाई है उस पर लिखिए ऊपर कि पुलिस थानेदार ने एफआईआर दर्ज करने से भी मना किया और लेने से भी मना किया, इसलिए मैं इसको स्पीड पोस्ट भेज रही या भेज रहा हूँ। 7 दिन बाद में उसका जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है या पुलिस कमिश्नर है, जो भी होमसवर में भी, या उसका एसपी है, एडिशनल एसपी है, उसको एक रिमाइंडर दे दीजिए। थर्ड रिमाइंडर में उसी को लिख दीजिएगा कि मेरे 3 एप्लीकेशन के बावजूद भी अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए मैं माननीय कोर्ट में जा रहा हूं या जा रही हूं। और सीआरपीसी की जो धारा है 156(3), उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उस कंडीशन में आप इस्तगासा लगाइए और इस्तगासे के जरिए कोर्ट जो है वो पुलिस को डायरेक्शन देगा कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करिए और इसकी प्रकरण का अनुसंधान करिए, प्रकरण की जांच करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। धारा 156(3) के तहत कोर्ट स्वतः ही स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। तो ये मैं प्रक्रिया बता रहा हूं कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो धारा 156(3) का आप सहारा लें, सीआरपीसी, क्लियर, क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है हमारा, उसका सहारा लेकर के और आप पुलिस के द्वारा जो की जा रही जाति है, अत्याचार है, या उनकी जो लापरवाही पूर्वक जो रवैया है, उसके ऊपर आप संज्ञान लेने के लिए ये वाद या इस्तगासा दायर कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं लगता, सिंपली एप्लीकेशन बनती है, उसके ऊपर नीचे एक अपना एफिडेविट बनता है, जा करके फाइल कर देते हैं, दूसरे दिन वो लग जाता है, पुलिस को डायरेक्शन दे दी जाती है या जांच रिपोर्ट तलब कर ली जाती है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, यही आपका परम कर्तव्य है। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट टाइम और इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया इसको पूरा देखें और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सारी टेक्निकल चीजें, नॉन टेक्निकल चीजों की कृपया जानकारी रखें। ऐसे ही हम आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू वेरी सून।